हेलो गाइस, तो आज हम 6 से लेकर 9th मार्च का न्यूज़पेपर करेंगे एंड 10th मार्च की मैं अलग से क्लास लेने वाली हूँ। ठीक है ना। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं आज। ठीक है। अ डे आफ्टर प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू एक्सप्रेस डिसअपॉइंटमेंट ओवर ममता बनर्जीज गवर्नमेंट अरेंजमेंट्स फॉर इंटरनेशनल सेंट्रल कॉन्फ्रेंस इन दार्जिलिंग। तो यहाँ पर हमें याद रखना है कि क्या हुई है, इंटरनेशनल सेंट्रल कॉन्फ्रेंस हुई है। कौन सी कॉन्फ्रेंस हुई है? इंटरनेशनल सेंट्रल कॉन्फ्रेंस हुई है। एंड जो इंटरनेशनल सेंट्रल कॉन्फ्रेंस हुई है ये कहाँ पर हुई है? ये वेस्ट बंगाल में हुई है। एंड वहाँ पर प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू वॉज नॉट ट्रीटेड इन द बेस्ट ऑफ द वेज। ठीक है ना। प्रेसिडेंट disappointed with arrangements, and there were also violations with regard to the protocols. ठीक है। violations क्या लगा उनको? क्या है? violations, they were violations of protocol laid in the ब्लू बुक। ठीक है ना। ब्लू बुक में इन्होंने प्रोटोकॉल्स ले डाउन किए। व्हाट डिड दे डू? प्रोटोकॉल्स ले डाउन किए हुए हैं ब्लू बुक में कि प्रेसिडेंट की विजिट के लिए क्या अरेंजमेंट्स होने चाहिए। वो अरेंजमेंट्स का प्रोटोकॉल जो है वो वायलेट हुआ। इसी वजह से इन्वेस्टिगेशन होगी। पीएम मोदी ने भी कहा दैट दिस इज एन इंसल्ट टू द प्रेसिडेंट, द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स स्पिरिट एंड द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स ऑफ द country. India kept its date with cricketing history as Surya Kumar Yadav's men claimed ICC T20 World Cup. ICC T20 World Cup किसने जीता? इंडिया ने जीता। किससे जीता? न्यूजीलैंड से जीता। Who was the captain? Captain was Surya Kumar Yadav. India won from New Zealand. India won from New Zealand. और ये कहाँ पर मैच हुआ? नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, जो कि अहमदाबाद में है। कहाँ पर हुआ? एट नरेंद्र मोदी स्टेडियम। कहाँ पर है ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम? इट इज इन अहमदाबाद। ठीक है ना। एंड इट वाज 2024 में भी ये टाइटल जीता था, तो हमने टाइटल रिटेन करा। रिटेन्ड द टाइटल। ठीक है ना। रिटेन द टाइटल। ठीक है। चैंपियनशिप थ्रू अ टेरिफिक कैंपेन विद द लोन ब्लेमिश बीइंग द लॉस अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। ठीक है ना। लॉस्ट पूरे टूर्नामेंट में किसके अगेंस्ट लूज किया? लॉस्ट अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट लूज किया, नहीं तो सारा का सारा मैच जो है, सारे के सारे मैचेस जो हैं वो जीते हैं। ठीक है ना। जिस दिन ये साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट लूज किए थे, आई न्यू ये अब ये चैंपियनशिप जीतेंगे, बिकॉज जब ये पूरे टूर्नामेंट में कुछ नहीं हारते हैं ना, तो फिर टूर्नामेंट हार जाते हैं। बट अगर टूर्नामेंट में एक भी मैच हारे हो ना, फिर इनके चांसेस बढ़ जाते हैं कि जीतने के। तो प्लेयर ऑफ द मैच who was the player of the match? बुमराह वॉज द प्लेयर ऑफ। ठीक है ना। तो प्लेयर ऑफ द मैच किसको मिला? बुमराह को मिला, फाइनल जो मैच हुआ। एंड प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट संजू सैमसन को मिला। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट वाज प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट संजू सैमसन वाज द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। बहुत बढ़िया। ईरान वॉज प्रिपेयरिंग टू रिवील इट्स न्यू सुप्रीम लीडर even as US backed Israeli airstrikes destroyed fuel dumps and triggered fires that choked much of Tehran in a thick blanket of smoke. अब यहाँ पर ईरान के अंदर जो उनका सुप्रीम लीडर है, सुप्रीम लीडर हैज बीन किल्ड। वी ऑल नो दैट, वी हैव डिस्कस दैट। अब न्यू सुप्रीम लीडर की वोटिंग वगैरह कर रहे हैं, बट वहाँ पर क्या हुआ? ब्लैंकेट ऑफ स्मोक छाया हुआ था तेहरान में। क्यों? क्योंकि उनके जो फ्यूल डंप्स थे वो अटैक हो गए। तो फ्यूल डंप्स ऑफ ईरान डिस्ट्रॉयड। क्या हुआ? फ्यूल डंप्स ऑफ ईरान जो है, दे हैव बीन डिस्ट्रॉयड। Who is the president of Iran? It is Masoud Pezeshkian. Masoud Pezeshkian is the president of Iran, and this is a very, very important question. You can be asked this question again and again, that who is the president of Iran? ठीक है। इरानियन रिपब्लिक, इरानियन प्रेसिडेंट सेड दैट द इस्लामिक रिपब्लिक, ईरान को रेफर करें व्हेन दे आर सेइंग ईरानी इस्लामिक रिपब्लिक विल नॉट स्ट्राइक इट्स वेस्ट एशियन नेबर्स। तो इन्होंने एक दिन पहले ही कहा कि ठीक है, हमारी लड़ाई यूएस से इजराइल के साथ है, हम यूएस से इजराइल को स्ट्राइक करेंगे, हम यूएई, कुवैत, बहरीन को नहीं करेंगे। बट वेरी नेक्स्ट डे, संडे को, इन्होंने, ईरान वालों ने दोबारा वेस्ट एशियन नेबर्स को अटैक किया। नाउ दिस कैन बी ऑल्सो अ क्वेश्चन दैट द मेजर वॉर
was between Israel and Iran and USA, but which were the other territories that were attacked? जहां जहां पर USA के बेस थे, बट वो कौन कौन सी जगहें हैं जहां पर USA के बेस थे? It was Saudi Arabia, it was UAE, it was Kuwait, it was Bahrain. ठीक है. Now next is Tamil Nadu. Tamil Nadu's governor R.N. Ravi transferred to West Bengal following the sudden and inexplicable resignation of incumbent. अभी हम 6th वाले में पढ़ेंगे कि कौन कौन से गवर्नर्स मेजरली चेंज हुए हैं, तो यहाँ पर हम नोट नहीं करेंगे. वन नेशन वन इलेक्शन, ONOE, ये हम हर महीने ऑलमोस्ट पढ़ रहे हैं. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ONOE? इट इज वन नेशन वन इलेक्शन. नाउ व्हाट इज वन नेशन वन इलेक्शन स्कीम? वन नेशन वन इलेक्शन स्कीम इज साइमल्टेनियस इलेक्शंस. किस 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 एक साथ इलेक्शंस होंगे? लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेचर. साइमल्टेनियस इलेक्शंस क्या है? स्टेट लेजिस्लेचर प्लस लोकसभा के इलेक्शंस. ठीक है, एक साथ में लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शंस कंडक्ट होंगे. एंड यहाँ पर तमिलनाडु के सीएम ने ये आर्टिकल लिखा है. उन्होंने कहा इंडोनेशिया डिड द सेम. इंडोनेशिया in 2019 did the same. A lot of deaths happened. A lot of deaths happened. अब यहाँ पर बहुत सारे लोग जो थे, जो वर्कर्स थे, उनकी डेथ हो गई और सीरियसली इल हो गए. अब इसका रीज़न उन्होंने नहीं बताया कि डेथ क्यों हुई, ये हुई, बट उन्होंने कहा कि इंडिया वाले ये जो सोच रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट लेकर आने के लिए, दैट इज सिंक्रोनाइजिंग, दैट इज कंडक्टिंग द इलेक्शन फॉर द लोकसभा, दैट इज चूजिंग द PM एंड द CMs ऑफ द स्टेट्स टुगेदर. ठीक है ना, ये एक अच्छा आइडिया नहीं है. दिस इज एन ओपिनियन ऑफ होम? द तमिलनाडु CM. तमिलनाडु CM कह रहे हैं कि अगर एक साथ इलेक्शंस कंडक्ट होंगे तो एक टाइम ऐसा होगा जब सभी स्टेट्स के टेन्योर्स पड़े होंगे, बट फिर भी आप इलेक्शंस करवा देंगे, तो ये सही नहीं है. अगेन दिस इज एन ओपिनियन. दिस इज एन ओपिनियन. ठीक है. द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव ब्लूप्रिंट emerged from the high level committee. So there was a high level committee which was formed. So high level committee formed. हाई लेवल कमिटी ऑन ONOE वॉज फॉर्म. वन नेशन वन इलेक्शन की होने चाहिए या नहीं. सबसे पहला क्वेश्चन जो है, इट वॉज चेयर्ड बाय हुम? इट वॉज चेयर्ड बाय प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद. रामनाथ कोविंद. ठीक है ना, रामनाथ कोविंद वॉज द प्रेसिडेंट, ही वॉज द चेयरपर्सन ऑफ दिस. And then it led to what came into being? 129th constitutional amendment bill. 109th amendment bill, जो कि अभी जिसके ऊपर डिस्कशन हो रही है, जॉइंट कमेटी बैठी हुई है कि क्या ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. बट दीज आर द टू इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो ONOE से बार बार पूछे जाते हैं और आपको पता होना चाहिए. ठीक है ना. जो द प्रपोज्ड बिल है वो क्या कह रहा है? द प्रपोज्ड बिल आर्टिकल 82A empowers the president to notify an appointed date from which all the state assembly tenures will align with Lok Sabha cycle. Assemblies constituted after this date would have to have their tenure curtailed even if there is a तो यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट को पावर दे रहे हैं कि प्रेसिडेंट एक डेट नोटिफाई करेगा जिस डेट से, मतलब एक साथ इलेक्शन करने, मान लो हरियाणा है, मान लो दिल्ली है, ठीक है ना, इनके अभी 4 साल पड़े हैं, 3 साल पड़े हैं, ठीक है, और आप इलेक्शंस डिक्लेयर हो गए, तो फिर इवन दो CM के 3-4 साल पड़े हैं, ये दोबारा इलेक्शंस होंगे. और ये डेट कौन डिक्लेयर करेगा? President is going to declare this date. Who is going to declare this date? President. Very, very important question. You're going to note it down. The bill also introduces unexpired term elections. Unexpired term elections क्या है? Unexpired term elections का मतलब ये है कि मान लो डिसॉल्व हो सकती है. स्टेट गवर्नमेंट्स हम देखते हैं डिसॉल्व होती हैं पहले टाइम से पहले, इवन सेंट्रल गवर्नमेंट भी होते हैं, पर यहाँ पे स्टेट की बात हो रही है कि स्टेट गवर्नमेंट डिसॉल्व होगी टाइम से पहले. तो मान लो इलेक्शंस हुए 2024 में, इलेक्शंस हुए, मान लो 2020 में इलेक्शंस हुए, ठीक है ना, ईयर इजी लेते हैं. 2020 में इलेक्शंस हुए, 2022 में डिसॉल्व हो गई, 2022 में दोबारा इलेक्शंस हुए, तो 22, 23, 20 जो उनका टर्म बचा हुआ टर्म है वो ही करेंगे. ये नहीं कि यहाँ से +5 होगा, नहीं, जितना टेन्योर यहाँ से +2 हो गया तो यहाँ पर +3, फिर +3 के बाद दोबारा इलेक्शंस होंगे. मतलब जब सभी के इलेक्शंस इकट्ठे हो रहे हैं तब एक साथ इलेक्शंस इकट्ठे होंगे. तो इस चीज़ को ये लोग क्या बोल रहे हैं? व्हाट आर दे कॉलिंग? दे आर कॉलिंग इट अनएक्सपायर्ड टर्म्स इलेक्शंस.
If a legislature is dissolved prematurely, a new legislature would serve only the remainder of the original term rather than receiving the fresh mandate. And the election commission has the power. Election commission is having the power कि मान लो मणिपुर डिस्टर्ब्ड स्टेट है अभी, ठीक है ना, तो इलेक्शन कमीशन के पास पावर है कि वो कहेगा कि हाँ सभी स्टेट्स में इलेक्शंस होंगे, मणिपुर में इलेक्शंस नहीं होंगे. ये पावर किसके पास है? Who is having this power? Election Commission of India is having this power. Again a very very important point, तो इसको नोट करेंगे. आर्टिकल 83 एंड 172 प्रिस्क्राइब टेन्योर. तो हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट है, इनका टेन्योर कितना है? 5 साल का टेन्योर है. कितना टेन्योर है इनका? 5 साल का टेन्योर है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट इज एसआर बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया which lays down affirmed that the federalism as part of the part of constitution's basic structure. Federalism का मतलब क्या है? The distribution of power between the central government and the state government is known as federal government. Agar the entire power is with the central government, that is a unitary form of government. That is not a federal form of government. Federal form of government क्या है? जहां powers distributed है between the center and the state governments. तो एसआर बोमाई क्या कह रहा है? ये जजमेंट कह रही है कि इंडिया के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, जो फेडरलिज्म है, इट इज पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर. देयरफॉर दिस कॉन्सेप्ट कैन नॉट बी चेंज. दिस कॉन्सेप्ट कैन नॉट बी चेंज. स्टेट्स आर नॉट मेयर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बट possess an independent constitutional identity. Their democratic rhythms may legitimately differ. ठीक है ना, तो यहाँ पर हमें ये याद रखना है कि कौन सी जजमेंट में कहा गया था दैट फेडरलिज्म इज इक्वल टू बेसिक स्ट्रक्चर वाज सेड इन एसआर बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड एंड इफ अ जजमेंट इज देयर इन द हिंदू इट बिकम्स सुपर इंपॉर्टेंट. ओके. इंडिया कनाडा के अंदर जो बहुत बड़ी चीज हुई है वो हुआ है हिस्टोरिक $2.6 बिलियन 9-year यूरेनियम सप्लाई अग्रीमेंट बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड केमिको. Now Chemico is a Canadian company which is this is again very very important. यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, इसको नोट कर लो. ठीक है ना. और इंडिया ने क्या स्टार्ट किया? अगर हम इंडिया कनाडा की क्यों बात हो रही है? क्योंकि कनाडा का लीडर हमें विजिट करके गया है, प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी विजिट करके गए. विजिट करके गए, ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी. ठीक है, मार्क कार्नी कनाडा विजिट करके गए हैं. इंडिया कनाडा के डील्स, जो 2 मेजर डील्स हमारी हुई हैं, एक तो हमारे क्या हुए हैं? ठीक है ना, साइनिंग ऑफ फॉर्मल साइनिंग ऑफ. दोबारा लिखेंगे, पहला पॉइंट बनाएंगे इसको. क्या किया है? फॉर्मल साइनिंग ऑफ टर्म्स ऑफ रेफरेंस रीलॉन्च्ड. इससे क्या हुआ? अब टर्म्स ऑफ रेफरेंस लॉन्च हो गए. फॉर्मल साइनिंग ऑफ टर्म्स ऑफ रेफरेंस से क्या हुआ? इससे हुआ रीलॉन्च्ड सेपा, दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट. क्या साइन हुआ? सेपा साइन हुआ. रीलॉन्च सेपा की नेगोशिएशन, साइन नहीं हुआ, उसकी नेगोशिएशंस, बातचीत स्टार्ट होगी. ठीक है ना. और ट्रेड का हमने कितना रखा? $70 बिलियन ट्रेड अचीव करनी है हमको बाय 2030 कनाडा और इंडिया के बीच में. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई है? दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो हुई है वो हुआ है हिस्टोरिक, जो कनाडा और यूएसए के बीच में, कनाडा और इंडिया के बीच में यूरेनियम का अग्रीमेंट साइन हुआ है. कनाडा इंडिया यूरेनियम अग्रीमेंट. ये क्या है? 9 ईयर. कनाडा इंडिया 9 ईयर यूरेनियम अग्रीमेंट साइन हुआ है कनाडा और इंडिया के बीच में. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. 9 ईयर इज इंपॉर्टेंट. यूरेनियम का अग्रीमेंट साइन हुआ है. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है ना. एंड ये कितने का है? ये $2.6 बिलियन का अग्रीमेंट है. 2.6 बिलियन का ये अग्रीमेंट है. एंड ये कनाडा की कंपनी केमिको, कैमरा से कैम और इको, इकोलॉजिकल, कैमिको के बीच में साइन हुआ है.
यूरेनियम सप्लाई अग्रीमेंट, यूरेनियम सप्लाई, यहाँ पर सप्लाई भी लिखेंगे, यूरेनियम सप्लाई अग्रीमेंट साइन हुआ है। Now, the Union Budget 2026-27 proposes to build a strong care ecosystem by training 1.5 lakh multi-skilled caregivers in geriatric care, core care and allied skills through programs aligned with National Skills Qualification Program. अब यार देखो, हमारे देश में बुढ़े लोग, मतलब जैसे मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, ठीक है, आई एम इन माई 30s, आने वाले टाइम में आई विल बी इन माई 60s 50s, आई वुड नीड मे बी अ हेल्थ केयर थिंग, हेल्थ इशू होगा तो आई नीड अ वर्कर हु कैन हेल्प मी। तो हमारे यहाँ पर ओल्डीज बढ़ने वाले हैं, और ओल्डीज बढ़ने वाले हैं तो केयर गिवर्स भी होने चाहिए, तो उसी के चक्कर में ये लोग केयर गिवर, और इससे केयर गिवर्स की डिमांड होगी, उनकी एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, जिसको ज़रूरत है उसको ना मिलेगा। तो इस सबके चक्करात में यूनियन बजट जो है, यूनियन बजट 2026-27 जो है, उसके अंदर क्या कर रहे हैं, उसमें इन्होंने कहा है कि 1.5 लाख मल्टी स्किल्ड केयर गिवर्स को ट्रेनिंग मिलेगी, ठीक है ना। और ये कौन से प्रोग्राम के बीच में आने वाले, कौन से प्रोग्राम में, नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, दैट इज NSQF, ठीक है। as India's care needs expand, such a move is both timely and necessary. उसके बाद आगे चलेंगे हम यहाँ पर, आर अक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, आंगनवाड़ी वर्कर्स। अब ये कह रहे हैं कि जो आशाज हैं वो तो यही कर रहे हैं, दे आर मेजर केयर गिवर्स रूरल एरिया में, बट उनकी ये लोग सैलरीज नहीं बढ़ा रहे हैं, उनके जो इश्यूज हैं उनको सुन नहीं रहे हैं, तो ये गलत है। तो हमें आशा की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, अक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। अक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट क्या करते हैं, देखो यार, गाँव वगैरह के अंदर डॉक्टर्स हमारे इंडिया में नहीं है, ठीक है ना, जो मिल भी रहे हैं, जो कंपाउंडर हैं वो डॉक्टर बन के बैठ जाते हैं, तो हमें एक्चुअल डॉक्टर्स नहीं मिल रहे हैं रूरल एरियाज में, विलेजेस में। तो यहाँ पर वो आशा वर्कर्स ही हैं जो हर जगह सर्विसेज पहुंचाती है, इसेंशियल डे टू डे हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, दे आर वॉलंटियर्स, ठीक है ना, आशास ये हैं। उसके बाद यूएस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट विद द यूएस। अब यहाँ पर मैं तुम्हें स्टोरी सुना देती हूँ। तो बेसिकली यूएस के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो ट्रंप ने हर कंट्री के ऊपर टैरिफ लगा दी हैं, वो कौन से एक्ट के अंदर लगाए, इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट। तो सुप्रीम कोर्ट कहता भाई इसके पास पावर ही नहीं है, ये कर ही नहीं सकता ऐसे, ठीक है ना। अब IEPA जो लॉ है वो कब आया, IEEPA जो लॉ है वो 1977 में आ गया, लॉ दैट अलाउज द प्रेसिडेंट टू रेगुलेट सर्टेन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस आफ्टर डिक्लेयरिंग नेशनल इमरजेंसी टू एड्रेस एन अनयूजुअल एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी थ्रेट ओरिजिनेटिंग आउटसाइड द कंट्री, ठीक है ना। तो मतलब ये इमरजेंसी प्रोविजंस है, ऐसे ही रैंडमली आप नहीं लगा सकते हो इसको। तो सुप्रीम कोर्ट, तो यूएस का सुप्रीम कोर्ट कहता है भाई इसने गलत किया है। ट्रंप ने क्या किया, ट्रंप ने गुस्से में आके सेक्शन 22 ऑफ ट्रेड एक्ट 1974 के अंदर हर कंट्री पे सिवाय इंडिया के 15% टैक्स लगा दिया है, टैरिफ लगा दिया 150 डेज के लिए, ठीक है ना। ये हम फरवरी में कवर कर चुके हैं वैसे, ठीक है, बट इफ यू हैव नॉट मेड नोट्स देन यू कैन राइट डाउन कि यूएस सुप्रीम कोर्ट held that President Trump was not authorized. President Trump was not authorized to impose tariff under IEEPA, ठीक है ना। अब हमें IEEPA की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, दैट इज इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट, ठीक है ना। जो IEEPA है ये कब आया था, 19, ये आप नोट कर सकते हैं, दिस वुड बी योर सेकेंड पॉइंट, ठीक है ना। अब थर्ड पॉइंट क्या आया है, थर्ड पॉइंट की ट्रंप ने ये कर दिया है, ये आप नोट करोगे, ठीक है ना। एंड दिस कैन बी एक्सटेंडेड बाय कांग्रेस, इट कैन बी पास्ड एज अ लॉ। अगर आप लॉ पास करते तो फिर आप टैरिफ लगा सकते हो, ऐसे टैरिफ नहीं लगा सकते, ठीक है। तो यहाँ से क्या याद रखना है, कौन सा एक्ट, ट्रेड एक्ट 1974, ठीक है ना,
सेक्शन 122 कितना टैक्स, 15% टैक्स, कितने डेज के लिए, 150। ये आपके मेजर पॉइंट्स है इसमें से। Indian Army, Indian refiners have begun negotiating for additional crude cargoes। अब क्या हुआ, ईरान के साथ वॉर तो इन्होंने लड़ ली, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस जो है उसके ऊपर इनका कंट्रोल है, ये नहीं निकलने दे रहे हैं वहां से ऑयल शिप्स। तो फिर क्या हो रहा है, अब रशिया से ऑयल ले रहे हैं, यूएस से ले रहे हैं, वेस्ट अफ्रीका से ले रहे हैं। वो एक तो शिप्स नहीं निकलने दे रहे, बाकी ये भी कहा जा रहा है कि ईरान से भी इलीगली बहुत ज्यादा आता था इधर उधर। 88% क्रूड ऑयल जिससे पेट्रोल डीजल ये बनता है वो हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, मतलब दूसरे देशों से मंगवाते हैं। हम दूसरे देशों पे डिपेंडेंट है फॉर अवर क्रूड ऑयल। दिस इज इंपॉर्टेंट एंड देयरफॉर यू नीड टू नोट इट डाउन। उसके बाद नाउ 9 cheetahs from Botswana arrived on February 28 as part of government's project Cheetah, which aims to reintroduce the species in India after it became extinct in 1952. Now this is a very important question कि चीता कब एक्सटिंक्ट हुए, और कुछ चीतास को ये राजस्थान में भी छोड़ रहे हैं। तो अब हम चीता को कब लेकर आए, 28 फेब को हम चीतास को 9 चीतास को फ्रॉम बोट्सवाना लेकर आए। एक पॉइंट, ठीक है ना, ये क्या कर रहा है, एम्स टू रीइंट्रोड्यूस स्पीशीज इन इंडिया आफ्टर इट बिकेम एक्सटिंक्ट in 1952. 1952 क्या हुआ, it became extinct. This is a very important question. ठीक है, Cuban president Miguel Diaz-Canel said that the Latin American summit convened by Donald Trump was neo-colonial. After the US leader said the island nation is in its final moments, Mr. Trump said the US has committed governments in the region to accept use of US force to resolve internal problems. तो यहाँ पर यूएस ने क्या कंडक्ट किया, यूएस कंडक्टेड लैटिन अमेरिकन समिट। लैटिन अमेरिकन समिट जो है यूएस ने कंडक्ट करी, और इसके अंदर यूएस ने क्या कहा, टू एक्सेप्ट यूज ऑफ यूएस फोर्स टू रिजॉल्व इंटरनल प्रॉब्लम्स। ठीक है ना, और इसको क्या बोला जा रहा है, नियो कॉलोनियल, कि नया टाइप का कॉलोनिज्म, नया टाइप का कॉलोनिज्म की नए तरीके से, कि आप एक्वायर नहीं कर रहे हो कंट्री को, बट चला आप अपनी ही रहे हो, जैसे हम ब्रिटिशर्स की कॉलोनी रहे, तो न्यू टाइप का कॉलोनिज्म, सेड क्यूबन प्रेसिडेंट। अब क्यूबा के प्रेसिडेंट का नाम क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो यार, क्यूबा का मस्त चल रहा था काम वेनेजुएला के साथ, ये लोग उसको हेल्प प्रोवाइड कर रहे थे, सिक्योरिटी वगैरह प्रोवाइड कर रहे थे, और क्यूबा और वेनेजुएला इनको सस्ते में ऑयल प्रोवाइड कर रहा था। वेनेजुएला ऑयल यूएस का प्रेसिडेंट ट्रम्प लेगा तो इनको अब पंगे पड़ गए हैं। अब आगे चलेंगे, कमीशन टू इन्वेस्टिगेट द इंसिडेंट ड्यूरिंग जेनजी प्रोटेस्ट। तो जेनजी प्रोटेस्ट हुई, कब हुई थी, सितंबर 2025 नेपाल सॉ जेनजी प्रोटेस्ट। तो नेपाल इश्यूज देखेंगे, नेपाल इश्यूज में हम क्या देखेंगे, हम ये देखेंगे कि फरवरी 2025, सॉरी नॉट फरवरी, व्हाई आई एम राइटिंग लाइक दिस, आई वाज थिंकिंग फरवरी 2025 नहीं, सितंबर 2025 जेनजी प्रोटेस्ट पे चले गए। क्यों चले गए जेनजी प्रोटेस्ट पे, जेनजी प्रोटेस्ट पे इसलिए चले गए क्योंकि वहां पे सोशल मीडिया बैन हो गया, तो लोगों ने अपने देश को देखा कि अरे देश तो बहुत ही बुरे हालात में है, तो उन्होंने प्रोटेस्ट करी, उन्होंने पहले प्रोटेस्ट करी कि भाई सोशल मीडिया को बैन करो। ठीक है, वहां की गवर्नमेंट ने बच्चों को, यूथ पे गोलियां चलाई, यूथ की डेथ हुई, एंड देयर बाय लोगों ने रियल इश्यूज उठा लिए कि करप्शन है, नेपोटिज्म है, दिस इज नॉट राइट, हाउ कैन यू डू दिस इज नॉट द वे टू हैंडल थिंग। तो जेनजी इश्यूज हुए। ठीक है, तो इस प्रोटेस्ट को नेपाल वालों ने क्या बुलाया,
इस प्रोटेस्ट को नेपाल वालों ने क्या बोला है? जेनजी प्रोटेस्ट। ठीक है, नेपाल वालों ने क्या, हमने भी बोला। ठीक है, सितंबर 2025 में ऐसा हुआ। फाइन। उसके बाद क्या हुआ? इंटरिम गवर्नमेंट आ गई। नाउ दिस इज इम्पोर्टेंट कि जो इंटरिम गवर्नमेंट थी उसको किसने हेड किया? उसको सुशीला देवी, सुशीला कार्की। ठीक है ना, सुशीला कार्की, शी इज अ फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ नेपाल। ठीक है ना, सुशीला कार्की। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। एंड फाइनली इलेक्शंस हैव टेकन प्लेस एंड इलेक्शंस में जो जीते हैं वो यू नो द डिटेल्स ऑफ द रिपोर्ट नॉट बीन मेड पब्लिक बट कमीशन चेयर गौरी बहादुर करके अ फॉर्मर जज सेड हैज रिकमेंडेड एक्शन अगेंस्ट ऑल दोज इन्वॉल्व्ड। अब यहाँ पर ये बता रहे हैं कमीशन अपॉइंट हुआ था टू इन्वेस्टिगेट incidents during Gen Z protests। और अब यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है? चेयर कौन कर रहे थे? हु वाज द चेयरपर्सन? इट वाज गौरी बहादुर करकी। ठीक है ना, ये टू सबमिट द रिपोर्ट, ये नेपाल का है, ये आप रखेंगे। तो वो कह रहे हैं कि इंसिडेंट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर इज इंक्रीजिंग इन इंडिया मोर देन डबल्ड इन द पास्ट 3 decades। एक्सपर्ट सेड इट एन इंटरनेशनल ऑनकोलॉजी कॉन्फ्रेंस। तो 3 decades में बहुत ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर के केसेस जो है इंडिया में बढ़ गए हैं। एज पर NCRB's 2023 क्राइम रिपोर्ट रिपोर्टेड केसेस ऑफ डिनाइल ऑफ असेस टू पब्लिक प्लेसेस टू पर्सनस। ठीक है, सबसे ज़्यादा यूपी में ऐसा असेस जो है वो रोका जाता है, असेस टू पीपल हु आर फ्रॉम शेड्यूल कास्ट। ठीक है ना, अब यहाँ पर NCRB 2023 रिपोर्ट, ठीक, कितने केसेस ऑफ डिनायल ऑफ असेस टू public spaces to persons from scheduled caste communities। ठीक है ना, NCRB की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। ठीक है ना, और शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी कहाँ पे सबसे ज़्यादा हुआ है? उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा, मैक्सिमम शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी को पब्लिक प्लेसेस के असेस से रोका गया है, ऐसा NCRB दैट इज नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो बोल रहा है। द Bureau of Indian Standards had issued a gazette notification on November 6, 2025 introducing revised earthquake hazard under the updated। तो यहाँ पे वो कह रहे थे कि earthquake की जो zones हैं वो रिवाइज करिए और कहा कि कंस्ट्रक्शन आप ऐसा करो, कल को earthquake आ जाते हैं तो आप मतलब बच जाओगे। ठीक है, बट सबने कलेश कर लिया कि नहीं, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बढ़ जाएगी। तो क्या हुआ? लोग मर जाएंगे, हार्डली मैटर्स, कॉम्पनसेशन देते रहेंगे हम लोगों को, बट हम कंस्ट्रक्शन में कॉस्ट बढ़ेगी तो आप ऐसा नहीं कर सकते। मेट्रो वालों ने कलेश कर लिया, बताओ। और इंडिया हमारी सरकार ने ये नोटिफिकेशन वापस भी ले ली है ना। तो और बिग राउंड ऑफ अपलॉज फॉर आवर गवर्नमेंट बिकॉज दे डोंट वरी अबाउट अस, अबाउट आवर फैमिलीज, दे आर वरीड अबाउट द कैपिटलिस्ट, द बिजनेस कम्युनिटी, द रियल एस्टेट पीपल, है ना। उनके घर के वो अपने घर इसी स्टैंडर्ड से बनाएंगे, बट वो हमारे घर बहुत घटिया स्टैंडर्ड से बनाएंगे कि हम मर जाएं बट वो पैसे खाने वाले कलयुग में जीते रहें। ठीक है ना, क्योंकि उनकी कलयुग में ज़्यादा ज़रूरत है। तो यस, ब्यूरो ऑफ Indian Standards, that is BIS, had issued, not has issued, had issued, ये यहाँ से वैसे तो issued notification revising earthquake hazard, zones which governs the earthquake resistance design of structures। ये क्या करते हैं?
govern earthquake resistant design of structures. ठीक है ना, the revised standard was meant to replace the existing, तो existing framework 2016 was to replace 2016 framework. अब ये issued हुए less than 4 months after issuing revision to India's earthquake zoning framework. The center has withdrawn its own notification following a major backlash from several government departments, metro rail corporations, and infrastructure authorities that apprehend a surge in construction costs of marquee projects, जो बहुत ही important, marquee stand for very very important projects. ठीक है ना, और इसके अंदर रियल एस्टेट वाले भी हैं. यू नो व्हाट, रियल एस्टेट वाले जो लोग हैं वो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पॉलिटिशियंस को जो मेन फंडिंग होती है ना इलेक्शंस लड़ने के लिए, वो ये लोग ही देते हैं क्योंकि पैसा इनके पास है. ठीक है ना, और इनके पीछे तो इनको लगना ही पड़ता है. लोगों की जान जाए तो जाए, बट हमारी सीट ना जाए. ठीक है ना. On February 25, the Delhi-based Center for Science and Environment released the State of India's Environment 2026, a report that the research and advocacy non-profit has been published since 1982. The report view of environmental challenges in the country ranging from floods, वो कह रहे हैं कि ये सब कुछ बढ़ने वाला है. ठीक है ना. The report reviews the challenges of the country facing. It also gives global perspective of climate changes. Himachal Pradesh सबसे ज़्यादा worst hit. The report notes that there is increase in tiger killing humans. तो यहाँ पर अब हमारा क्वेश्चन क्या आ सकता है कि कौन लिखता है ये रिलीज स्टेट ऑफ इंडिया इन्वायरमेंट रिपोर्ट जो है वो कौन बनाता है. दिल्ली बेस्ड है, ये बनाते हैं, ये नोट करेंगे. और ये क्या करते हैं, रिपोर्ट देते हैं अबाउट इन्वायरमेंटल बिहेवियर जो इंडिया में हो रहा है. ठीक है ना. वर्स्ट हिट स्टेट अगर हम देखें तो कौन सा था, वो बाय एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स 267 डेज हिमाचल में एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस देखने को मिले. ठीक है ना. और वो कह रहे हैं कि एक और चीज़ जो आई है कि टाइगर्स ह्यूमंस को बहुत ज़्यादा किल करने लगे. ये भी एक बहुत ज़्यादा इंसिडेंट सामने आया. अब हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस के बारे में क्यों बात कर रहे हैं. स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस वो शिपिंग लेन है जहां से सबसे ज़्यादा ऑयल जो है वो जाता है और ईरान ने इसका कंट्रोल ले लिया है. ठीक है ना. सॉरी फॉर द बर्प. ये क्या है, 33 किलोमीटर वाइड है. ठीक है ना. और ये किसके बीच में, लाइज बिटवीन ईरान, ओमान एंड यूएई. ठीक है ना. ये क्या है, वाइटल रूट फॉर ऑयल एंड गैस फ्रॉम सऊदी अरेबिया. ठीक है. अब हमें क्या याद रखना है, देखो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस क्या है, 33 किलोमीटर वाइड है, लाइज बिटवीन ईरान, ओमान एंड द यूएई. एंड यहाँ से वाइटल रूट है जो गैस आती है फ्रॉम सऊदी अरेबिया, कतर, कुवैत, इराक एंड ईरान. और यहाँ से ही मेजर डेस्टिनेशंस को ये जाती है. अब ये बात कर रहे हैं अदर इम्पॉर्टेंट चोक पॉइंट्स के बारे में. अदर इम्पॉर्टेंट चोक पॉइंट्स ऐसे कौन कौन से हैं. ठीक है ना. अदर इम्पॉर्टेंट चोक पॉइंट्स के बारे में यहाँ पर बात कर रही हैं. ठीक है ना. तो एक तो है मलाक्का स्ट्रेट, मलिका अरोड़ा से मलाक्का स्ट्रेट. ठीक है ना. विच ऑलमोस्ट द इंटायर वेस्ट बाउंड ट्रेड टेक्स प्लेस. ठीक है ना. तो यहाँ पे ये क्या पे है, ये ऑफ द कोस्ट ऑफ सिंगापुर लगा के चलो. और यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर वेस्ट बाउंड चाइनीज मैरीटाइम ट्रेड टेक्स प्लेस. ठीक है ना. चाइनीज मैरीटाइम ट्रेड वो कहते हैं लगभग यहाँ से होती है. ठीक है ना. वाइल और यहाँ पर किसका कब्जा है मलाक्का स्ट्रेट पे. ठीक है. ईरान एंड मलेशिया एंड सिग्नेचर सच एज मलेशिया एंड सिंगापुर एंड आर प्ले अ मेजर रोल इन सिक्योरिंग नेचुरल स्टेट मलाक्का एंड हॉर्मुज. इसके ऊपर कब्जा जो है ज़्यादातर वो किसका है, सिंगापुर का है, ईरान का है, ओमान का है. ठीक है. और किसका है, ईरान, ओमान, हाँ सिंगापुर, मलेशिया. तो दैट वाज ऑल अबाउट मलाक्का स्ट्रेट. ठीक है. उसके बाद हम चलते हैं बाब अल मंडप एट द माउथ ऑफ रेड सी. ठीक है ना. और कौन सा है, बाब अल मंडप
माउथ ऑफ रेड सी, लिखेंगे माउथ ऑफ रेड सी। ठीक है, इस पे किसका कब्जा है, यहाँ नीचे लिखे हुए हैं कब्जे, सुएज एंड पनामा, इस पे नहीं लिखा हुआ। ठीक है, बाब एल मंडब, ठीक है, विच हैज कम अंडर हूथी इन्फ्लुएंस, ये किसके अंदर आ गई है, हूथी इन्फ्लुएंस के अंदर आ गई है। आप चाहो तो ऐसा का ऐसा भी नोट कर सकते हो, आप चाहो तो टेबल भी बना सकते हो, पूरे पूरे पैराग्राफ्स ही नोट करने पड़ेंगे। ठीक है ना। फिर उसके बाद आता है स्विस कैनाल कनेक्टिंग यूरोप एंड अफ्रीका, द आर्टिफिशियल पनामा कैनाल लिंकिंग दिस एंड स्ट्रेट्स ऑफ बॉस्फोरस एंड कनेक्टिंग द मिड, ये सारा रट्टा मारना पड़ेगा। और ये किसके कब्जे में है ये भी, सो ये पूरा ही आप नोट करोगे। टेबल बना सकते हो तो टेबल बना लो, नहीं तो नोट कर लो। ठीक है, उसके बाद इंडिया कनाडा यूरेनियम डील दोबारा आ गई, इट इज प्रोसेस। ठीक है, ये इतने की डील हुई है, केमिको के साथ हुई है, कैनेडियन कंपनी। ठीक है, द डील इंश्योर्स द सप्लाई ऑफ, अब यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक है, तो क्या इंश्योर करते, 10,000 टन ऑफ यूरेनियम between 2027 एंड 2035। असाइड फ्रॉम केमिको डील्स, इंडिया जो है न्यूक्लियर पे इतना फोकस क्यों कर रहा है, क्योंकि हमारा एम है कि हम 100 गीगावाट ऑफ न्यूक्लियर बनाने लग जाए बाय 2047। ठीक है, हम और किस पे करें, अग्रीमेंट विद इंडिया ऑल्सो फाइनलाइज, ये लिखेंगे फाइनलाइज अग्रीमेंट विद काजानटोम प्रॉम ऑफ कजाकिस्तान इन फेब्रुअरी एंड हैज ऑनगोइंग कॉन्ट्रैक्ट्स विद उज्बेकिस्तान एंड रशिया, ये नोट करेंगे। ठीक है, केमिको, द डील विद केमिको अंडर इंडिया कनाडा सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन अग्रीमेंट, दिस वाज साइंड इन 2010, 2 years आफ्टर न्यूक्लियर सप्लाईज ग्रुप इशूड इट्स क्लीन वेवर फॉर इंडिया अलाउइंग इट टू। तो पहले हमने न्यूक्लियर बना लिया था, तो यूएसए ने कहा कि भाई इनको नहीं यूरेनियम देना, ये बॉम्ब बना लेते हैं, ये बहुत ही गंदे लोग हैं। फिर कहते हैं चलो ठीक है इनको दे दो, कोई बात नहीं। तो ये है, हमें क्या एम है हमारा, 100 गीगावाट बाय 2047, ये भी नोट करोगे। On 1st March, a day after the US and Israel started bombing Iran, Donald Trump said in an interview that Iranian leaders wanted to resume negotiation. तो एक बार इन्होंने अटैक कर दिया तो इन्होंने लगा हाँ अब ये नेगोशिएट करेंगे, हमारे साथ डर जाएंगे ईरान वाले, पर ये नहीं डरे। ईरान का जो सेक्रेटरी टू ईरान सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, ये नाम याद रखेंगे, उनका रिस्पॉन्स आया कि बाबे हमने नहीं करनी कोई भी बात अब तेरे से, हमने नहीं करनी कोई भी बात तेरे से। क्या कहते हैं ये कि हम नहीं नेगोशिएट करेंगे, तुमने हमारा हमारा सुप्रीम लीडर उठा दिया, अब हम अब देखना हम तुम्हारे क्या बुरे हाल करेंगे। ठीक है ना। राबी लेमिचेन वाज अ टेलीविजन पर्सनालिटी अंडर अ फ्यू इयर्स अगो नोन फॉर हिज कॉन्फ्रंटेशनल टॉक्स। नाउ यार देखो, नेपाल में एक यंग, इतना यंग लड़का इज गोइंग टू बी द प्राइम मिनिस्टर, यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आएगा ही आएगा, 100% आएगा। ठीक है ना। तो वी आर टॉकिंग अबाउट हुम, वी आर टॉकिंग अबाउट राबी। राबी और खैरिफ सीजन होता है तो राबी वहां से याद करेंगे। लामी, ठीक है ना, लामाज होते हैं तो लामी चने, तो ये क्या खाने हैं, ठीक है ना, राबी के अंदर। ठीक है ना, लामा क्रॉप लगाने आए हैं और फिर चने खा रहे हैं एनर्जी के लिए, याद हो गया। ठीक है, अब दिस पर्सन ही इज गोइंग टू बिकम व्हाट, sorry, I took it as a wrong thing. He is the founder of the party, in which frequently buoyed by his popularity he launched a political experiment. Okay, so हम इनके बारे में बात करेंगे। So what was the founder of the party doing, जिसका प्राइम मिनिस्टर बना है, और ये बहुत ही मतलब कोई ज़्यादा पुरानी पार्टी नहीं है। ठीक है ना। टेलीविजन शो कन्फ्रंटेशनल टॉक शो सिद्धापुरा जनता संघ, जिसको ये क्या बुलाते थे, डायरेक्ट टॉक विद द पीपल। ठीक है ना, इसके होस्ट थे ये। और इन्होंने क्या किया, 2022 के अंदर
founded a राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी। अब ये टॉक होस्ट में क्या करते थे, पॉलिटिशियंस को क्रिटिसाइज करते थे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हाईलाइट करते थे, लोगों के जो ग्रीवेंसेस हैं वो करते थे, ठीक है ना। अब उसके बाद व्हेन नेपाल वेंट टू पोल्स, अब जब पोल्स पे गए तो इन्होंने अच्छी चीज़ें जीती, 4th लार्जेस्ट पार्टी बनी 20 नवंबर के अंदर, बट 2022 के अंदर नवंबर, बट जीते नहीं ऐसे। बट देन बलेंद्र शाह द रैपर टर्न पॉलिटिशियन हैंडेड अ ह्यूमिलेटिंग डिफीट टू इट। एंड ये जो बलेंद्र शाह, अब ये तो फाउंडर के बारे में हो गया। अब वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द पर्सन हु वन द इलेक्शंस इज बलेंद्र शाह एंड ही इज फ्रॉम दिस पार्टी ओनली। तो बलेंद्र शाह हु इज अ रैपर टर्न्ड पॉलिटिशियन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रैपर टर्न्ड पॉलिटिशियन, ठीक है ना। क्या किया, डिफीटेड फॉर्मर पीएम केपी शर्मा ओली, ठीक है ना, इन झप्पा 5, दैट इज हिज कॉन्स्टिट्युएंसी। तो केपी शर्मा 5 वाज द फॉर्मर पीएम, उसको हरा दिया एंड is going to become the next PM of Nepal and he is from RSVP, ठीक है ना, वो राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी, ठीक है। March 5 इलेक्शन डायरेक्टली was वन RSP को कितने वोट मिले, 165 सीट्स जीते ये, ठीक है ना। तो 165 आउट ऑफ 110, 165 इन मेजॉरिटी, एक मिनट रुको, ये भी मैंने गलत नोट किया, 110 आउट ऑफ 165 सीट्स जीते, विच इज़ अ ग्रेट विन, ठीक है। तो ये नेपाल के अंदर हुआ है। 100% क्वेश्चन आएगा, या तो फाउंडर के बारे में आएगा या फिर विनर के बारे में। विनर के बारे में भी आ सकता है, अगर वो थोड़ा टफ बनाना चाहते हैं तो फाउंडर के बारे में पूछेंगे, बहुत कम लोग पढ़ के जाएंगे फाउंडर के बारे में। उसके बाद थर्ड क्या है, थर्ड इज अ सिस्टम, वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड मिसाइल डिफेंस प्लेटफॉर्म्स डेवलप्ड बाय यूनाइटेड स्टेट्स टू काउंटर बैलिस्टिक मिसाइल थ्रेट्स, ठीक है ना। मतलब ये अर्थ से बाहर जाके भी एटमॉस्फेयर में, जो बाहर ऊपर वाले होते हैं अर्थ, आउटसाइड अर्थ एटमॉस्फेयर भी जाकर वहां पर डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो थर्ड की फुल फॉर्म क्या है, टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस, ठीक है ना। ये क्या है, एडवांस्ड मिसाइल डिफेंस प्लेटफॉर्म्स डेवलप्ड बाय यूएसए, और क्या एबिलिटी है इसकी, कैन डिस्ट्रॉय इनकमिंग थ्रेट्स फ्रॉम बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड अर्थ एटमॉस्फेयर। तो ये हमारा 4th पॉइंट बन जाएगा। थर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वॉर चल रही है तो दिस इज इंपॉर्टेंट। The US Treasury Department issued an order that would allow India to import Russian oil for 30 days. तो यूएस ने अलाउ कर दिया इंडिया को कि वो 30 डेज के लिए ऑयल रशिया से खरीद सकता है। पहले बंद हो गया था, तो ये नोट करेंगे पूरी हेडिंग। कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश आर सेट टू बिकम बैन सोशल मीडिया फॉर चिल्ड्रन टू प्रिवेंट एडवर्स इफेक्ट्स, ये हम नोट करेंगे पूरा का पूरा। आंध्र प्रदेश जो है वो 13 चिल्ड्रन, आंध्र प्रदेश रिस्ट्रिक्शन ऑन चिल्ड्रन बिलो 13, ये जो मैंने डब्बे बनाए हैं ये नोट करोगे। एंड जो कर्नाटका है, कर्नाटका जो है 16 वालों के लिए करना चाहता है, कर्नाटका फॉर टू बैन सोशल मीडिया फॉर अंडर 16, ठीक है ना। वो 13 के लिए, वो अंडर 16 के लिए। और ये कहाँ से कॉपी कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से, ये ट्रेंड नोट ऑस्ट्रेलिया से कॉपी कर रहे हैं। Telangana Fire Disaster Response Emergency and Civil Defense Department is set to recruit its first batch of women fighters. क्या करने वाले हैं, फर्स्ट बैच ऑफ वुमेन फाइटर्स रिक्रूट करने वाले हैं तेलंगाना फायर वाले, तो ये नोट करेंगे। ऑन 8 March 2026 women and girls around the world will demand equal rights and equal justice to enforce, exercise and enjoy them to mark International Women's Day, ठीक है ना। तो इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब होता है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इंटरनेशनल वुमेन्स डे होता है,
इंटरनेशनल वुमेन्स डे इज ऑन 8th मार्च। कब होता है? 8 मार्च को होता है, 8th मार्च 2026 को होता है, ठीक है ना। और थीम क्या है इस बार की? इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन फार्मर। यूएन की थीम जो है वो डिफरेंट है, वो भी हम नोट करेंगे, वुमेन फार्मर, ठीक है। यूएन ने जो थीम दी, द पेंटागन स्लैब्ड अ फॉर्मल सप्लाई चेन रिस्क डेजिग्नेशन ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब एंथ्रोपिक, ये नोट करेंगे। एंथ्रोपिक के साथ इनका इशू चल ही रहा था, तो इन्होंने सप्लाई चेन रिस्क का दे दिया। द सप्लाई चेन रिस्क लेबल कंफर्म्ड इन अ स्टेटमेंट बाय एंथ्रोपिक इज इफेक्टेड इमीडिएट बाज गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स फ्रॉम यूजिंग एंथ्रोपिक इन देयर वर्क। मतलब गवर्नमेंट वाले अब ये यूज ही नहीं कर सकते, तो इनका नुकसान होगा, ठीक है। ये अपने अपनी कंपनीज का भी कर देते हैं, बात नहीं मानते तो हम तो अपने रो रहे हैं। 6th मार्च Nitish files his RS papers. So Nitish Kumar, who was the CM of Bihar, he's also right now the CM of Bihar, but he's going to join Rajya Sabha soon, as he has filed his papers from Bihar. So Bihar CM Nitish Kumar filed his nomination papers from Rajya Sabha, for Rajya Sabha, not from Rajya Sabha, for Rajya Sabha, ठीक है ना। And he would no more be the CM of Bihar. Who becomes the CM of Bihar? They are saying probably some candidate from BJP. AP introduces incentives for families to have 3 children. This is very, very important. Andhra Pradesh introduced which bill? कि 3 बच्चे होते हैं तो आपको इंसेंटिव मिलेगा। They have come up with draft population management policy whose objective is to rate the total fertility rate. fertility rate का total fertility rate का मतलब क्या होता है कि on an average एक woman कितने बच्चे पैदा कर रही है, ठीक है ना। that is 1.5, तो ये लेकर आए 2.1% पर 2.1 पर लेवल पे लेकर आए कि एवरेज में एक वुमेन आज के टाइम पे 1 या 2 बच्चे पैदा कर रही है, बट ये कितना जा रहे हैं कि 2 या 3 बच्चे एवरेज पे वुमेन पैदा करे। तो अगर 3 बच्चे पैदा करोगे तो आपको गवर्नमेंट कुछ इंसेंटिव देगी, ठीक है ना। तो ये आया है विद द एम ऑफ डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी रेट, ठीक है ना, टू इनकरेज पेरेंट्स टू हैव अ थर्ड चाइल्ड। प्रपोज एंड ₹21 दैट नोटिंग दैट इनेक्शन एट दिस स्टेज वुड कॉज। वो कह रहे हैं कि जैसे इटली जापान में बच्चों की कमी हो गई है ना, वैसे हमारे यहाँ पे भी हो जाएगी, और 1 अप्रैल से ये लागू हो जाएगी, 25,000 मिलेगा। The incentive will be paid at the time of delivery, monthly aid of ₹1,000 for 5 years. ये हो रहा है, ठीक है, ये नोट कर लो। ईरान लॉन्चेस प्लेज अटैक्स इजराइल यूएस। इनके जो ऑयल वाले हैं ना, जहाँ ऑयल रिजर्व्स है वहां पर भी अटैक कर रहे हैं। Ahead of crucial assembly elections, Tamil Nadu, West Bengal change governors. Now R.N. Ravi is the governor of West Bengal. He has been given additional charge of, he is वैसे गवर्नर ऑफ केरला। बस यही नोट करना है, बाकी सारे नोट करने की जरूरत नहीं है, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे यूएन का जो है थीम वो अलग है, ये थीम नोट कर लेना, ठीक है। बस हो गया, ये नोट कर लेना, दैट्स इट। 6th में इतना ही है। तो ये थे हमारे मल्टीपल, एक साथ कर लिए हमने, क्योंकि न्यूज़ बहुत ज़्यादा कम आ रही है। देखो ना, 6th की सिर्फ 6-7 न्यूज़ ही इंपॉर्टेंट थी और कोई न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो 2-3 दिन इनको ट्राई करते इकट्ठा, जब तक वॉर नहीं खत्म होती है, क्योंकि न्यूज़ बहुत कम आ रही है, रिपीटेड न्यूज़ है, और कुछ बहुत ही अजीब अजीब टॉपिक्स उठा रहे हैं लोग, क्योंकि आई थिंक इनके पास भी कोई आर्टिकल्स नहीं है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कॉमेंट में बता देना। एंड ऑल्सो वीडियो लेक्चर्स आप ले सकते हो। वीडियो लेक्चर्स जो हैं फरवरी तक बिल्कुल कंप्लीट है, और मार्च का भी फर्स्ट पार्ट जो है वो डल जाएगा,
ऑब्वियसली वहाँ पर थोड़ा मैं ज़्यादा अच्छे से आपको रटवाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि वहाँ पे नोट्स भी ज़्यादा रिफाइन हो जाते हैं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करती हूँ, इतना टाइम मेरे को डेली वाले में नहीं मिलता है। तो आप उसको भी रेफर कर सकते हैं, loggery.in पर जाकर आप एनरोल कर सकते हैं फॉर करंट अफेयर्स वीडियो लेक्चर्स, जो सिर्फ और सिर्फ ₹300 पर मंथ के हिसाब से अवेलेबल है। एंड ऑल्सो फेब्रवरी के एमसीक्यूज तक डल गए हैं, कंप्लीट एमसीक्यूज हैं, जाकर के सॉल्व करिए। मार्च के भी आपके एमसीक्यूज डल जाएंगे। तो अगर आप यहाँ पर लेक्चर्स अटेंड करें, टेस्ट जो है आप loggery.in पर जाकर ज़रूर अटेम्प्ट करें।